नमस्कार, मैं ललिता विमी भिवानी हरियाणा से। मैं आज आपको अपनी लिखी कहानी दिस इज़ द लाइफ सुना रही हूँ। इस कहानी को भिवानी की एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका आनंद मार्ग में भी स्थान मिला है। तो आइए सुनते हैं कहानी दिस इज़ द लाइफ। मोबाइल की घंटी ने कपड़े सुखाती विभा का ध्यान खींचा। लगभग 1 घंटे से छत पर कपड़े धो रही थी। सर्दी की शुरुआत हो गई थी, इसलिए सभी गर्म कपड़ों की धुलाई में जुटी हुई थी। रविवार था तो सभी ट्यूशन क्लासेस की छुट्टी थी और धूप भी निकली हुई थी। कपड़े लगभग धुल ही गए थे, तभी नीचे से मोबाइल की घंटी बजी। आती हूँ भाई, आ रही हूँ, जाने क्यों विभा के मुंह से निकल गया। फिर खुद पर ही हंसी आ गई। घंटी भी बंद हो गई। अब तो नीचे ही जाकर संभालूंगी। इस भागले भागले में तो किसी दिन अपनी हड्डियां ही तोड़वा बैठूंगी। 40 पार हुए भी 2 साल हो गए हैं, हड्डियां जुड़ने ही मुश्किल हो जाएंगी। आंगन में पोछा लगाकर मशीन को कवर पहना दिया था। बिजली की राड से लगा पानी भी गर्म हो चुका था। फटाफट बाथरूम में घुस गई थी विभा। नहाकर नीचे आई तो सोचा पहले चाय का आधा कप ही पी लूँ, फिर ही देखती हूँ मोबाइल को। चाय बनाते बनाते मंदी गैस पर रात के लिए दाल भी चढ़ा दी। चाय लेकर कंबल में बैठने ही लगी थी कि मोबाइल याद आ गया। चाय की सिप के साथ ही मोबाइल खोला। मासी के बेटे की कॉल थी। थोड़ा हैरानी हुई, पर चाय पीते पीते उसे फ़ोन लगा ही दिया। उधर से आवाज़ आई, नमस्ते जीजी। नमस्ते, कैसे हो भाई? ठीक हूँ जीजी, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है जीजी, पर शारदा मासी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मामा जी का फ़ोन आया था, वही बता रहे थे। अच्छा, मैं फ़ोन करती हूँ उनको। जी ठीक है जीजी। शारदा मासी बुदबुदाकर विभा जैसे पथरीली दीवारों के पार कुछ देखने की कोशिश करने लगी। अभी महीना भर पहले ही तो बात हुई थी उनसे। कह रही थी, विभा बहुत सारी बातें करनी है तुझसे, एक बार मिल लेना आकर। मासी, मैं आ भी जाऊंगी तो आपके वहाँ कहाँ बातें कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करती, 2-1 दिन के लिए यहीं आ जाए मेरे पास। आऊँगी रे विभा, जल्दी ही आऊँगी, थोड़ा ठीक हो जाऊँ। 15 दिन से सांस में बहुत दिक्कत हो रखी है। दवाई खा लूँ तो थोड़ा फ़र्क, नहीं तो फिर वही दिक्कत। लगता है तुम्हारी मम्मी अब मुझे अपने पास ही बुला रही है। कुछ भी बोल देती हो मासी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूँ करें, यहाँ आ जाएं, मैं किसी स्पेशलिस्ट से आपको दिखवाती हूँ, देखना तुरंत फ़र्क हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तू परेशान ना हो, जल्दी आती हूँ, कहकर धीमी सी हंसी हंसी थी मासी। लगभग 20 दिन बीत गए, न मासी आई न कोई फ़ोन आया। बीच में विभा ने घंटी की तो उनकी बहू ने फ़ोन उठाया। दीदी, काफ़ी फ़र्क है अब तो, मम्मी डॉक्टर को दिखाने ही गई है, मेरी बात कराना भाभी। विभा अपना कोचिंग सेंटर चलाती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। घर के कामों और कोचिंग क्लासेस के बीच जिंदगी भाग सी जाती है। कई बार सोचती कि छुट्टी में एक दिन सबसे मिलकर आऊँगी, पर फिर सोचती इस भागम भाग की ज़िंदगी में रिश्ते इतने औपचारिक हो गए हैं कि किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। इस तरह जाना भी अजीब ही लगता है, किसी को आपके लिए जबरन समय निकालना पड़े। कई बार तो विभा ने इस तरह जाकर भी देखा, पर फिर शर्मिंदा सी वापस ही आ जाती और अपने खोल में सिमट जाती। तभी कुकर से बजती सीटियों ने विभा को वापस बुला लिया। अरे ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं कितनी सीटी आई हैं। खैर बंद कर देती हूँ, कहीं दाल ही न जल जाए। गैस बंद करके विभा शारदा मासी का नंबर मिलाने लगी, किसी ने नहीं उठाया। फिर उनके बेटे को मिलाया तो नंबर भी नहीं उठा। एक अजीब सी चिंता, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वापस फ़ोन आएगा भी। हर बार रिश्तों को सींचने का काम विभा ही करती है, पर हाथ स्नेह की एक तार भी ना आती। काश सब रिश्ते सबके करीब होते, ताकि दुख थोड़े हल्के लगते और सुखों की चादर थोड़ी लंबी हो जाती। खामोशियां ओढ़े विभा अपनी दौड़ को दौड़ने में जुट गई। दिलो दिमाग शारदा मासी के गिर्द ही था। अगले दिन की व्यस्तता में कुछ लम्हों के लिए शायद वो भूल ही भी गई। पति का टिफ़िन, बच्चों का नाश्ता, फिर लंच, दोपहर में ही शाम के खाने की तैयारी कर देती, क्योंकि कोचिंग वाले बच्चे 3:30 बजे आना शुरू कर देते हैं और लगभग शाम 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। शाम 4 बजे के करीब उषा मासी के बेटे का फ़ोन आया। जीजी, शारदा मासी नहीं रही। भाई, इस लफ्ज़ के अलावा कुछ नहीं बोल पाई विभा। उधर से भी फ़ोन कट गया। रिश्तों की हकीकत से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ विभा किसी की भी मौत की खबर से बहुत जल्दी टूट जाती। किसी तरह ट्यूशन के बैच निपटाए मासी का शहर यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर था। मालूम था कि पहुँच नहीं पाऊंगी, आखिरी बार नहीं देख पाऊंगी उस मासी को जिसके बहुत ज़्यादा करीब रही और जिसकी ज़्यादा ही लाडली रही। उषा मौसी का फ़ोन आया
तो बोली, बेटा हम अंतिम संस्कार पर पहुंच गए हैं, तुम फिर आ जाना या 13वीं पर आ जाना। बहन का फोन आया, विभा 13वीं पर ही आ जाना, इसी बहाने मिल भी लेंगे। बहन की बात बड़ी अजीब लगी थी, पर कुछ नहीं कह पाई विभा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहन भी अपनी जगह पर सही थी। घर गृहस्थी से कहाँ निकलना होता है। सगी बहनें हैं, 2 घंटे की दूरी है मात्र, पर मिले हुए 3 साल हो गए हैं। फोन पर भी कभी कभार बात होती तो वो भी किश्तों में। माँ बाप नहीं रहे, भाई है नहीं, 2 बहनें हैं, पर इतने दिनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाती। रात को विमल से बात हुई, सुनिए शारदा मासी नहीं रही, रविवार को 13वीं है, तुमने जाना है क्या? चली जाना, तुम्हारी छुट्टी भी होगी, इसी बहाने अपने रिश्तेदारों से भी मिल लोगी। विमल की बात अंदर तक कचोट गई। क्या रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी का मरना जरूरी होता है? खामोश सी विभा खामोशी को अंदर तक सहेज गई थी। कई बार बहुत सवाल उठते दिलो दिमाग में, पर उनका कोई जवाब नहीं होता था। ये भी कुछ ऐसी बातें थी जिनका कोई जवाब ही नहीं होता, किसी के पास भी शायद। शनिवार को इतवार के सारे काम निपटा दिए, जल्दी उठकर बच्चों को पति का खाना बना दिया। बेटा सुबह 8 बजे वाली बस में बिठा आया। लगभग 11:15 बजे के करीब मासी के घर पहुंच गई थी। बड़े मामा, छोटे मामा, जिनसे मिले भी लगभग 10-12 साल बीत गए थे, आज विभा को गले लगाकर खूब रोए। उन्होंने उसकी मम्मी को भी याद किया, बहन भी गले मिली, बहुत अपनापन जताया। सामने शारदा मासी का बड़ा सा सुंदर फोटो था। फोटो पर फूल मालाएं चढ़ी हुई थी। सब जाकर उन्हीं फूलों से फूल उठाकर मासी के फोटो पर अर्पित कर देते और हाथ जोड़कर वापस आ जाते। विभा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे मासी के फोटो पर फूल चढ़ाए। जाने क्यों उसका जी घबराने लगा, वो कुछ ज़्यादा ही उदास हो गई। अंदर श्रद्धांजलि सभा चल रही थी और बाहर बादल गरजने लगे। विभा को ऐसा लग रहा था जैसे लोग लफ्ज़ों के द्वारा शारदा मासी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसी तरह ये मेघराज भी मासी को अपनी गर्जना के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सभा में बैठी महिलाओं में खुसर पुसर शुरू हो गई। शायद बूंदाबांदी की वजह ही थी। बड़ी मामी विभा के करीब ही बैठी थी। तेरे घर का सफ़र यहाँ से कितना है विभा? 3 घंटे का है मामी जी। किस तरह निकलेंगे समझ नहीं आ रहा, बारिश तो तेज हो रही है। दिल्ली का भी यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। विभा को भी मामी की बात को लेकर सोचना पड़ा। बात सोचने ही लायक थी। 3:30 बज गए थे। कथावाचक बार बार ये कह रहे थे कि सभी सुधीजनों से प्रार्थना है कि सभा के बाद चाय प्रसाद जरूर लेकर जाए। तभी विभा के हाथ में साइलेंट मोड पर रखे मोबाइल से एक हल्की सी चमक उभरी। विभा ने देखा, बेटे का मैसेज था। मम्मी अपने यहाँ खूब बारिश हो रही है, अगर वहाँ भी हो तो प्लीज़ आप वहीं रुक जाना। पापा कह रहे हैं आप बारिश में आने का रिस्क मत उठाना, हम यहाँ सब मैनेज कर लेंगे। तभी बहन ने पीछे से हल्के से फुसफुसाया था, विभा कैसे करेंगे, बारिश तो तेज हो गई है, कहाँ रुकेंगे? चिंता न करें दीदी, किसी भी होटल या धर्मशाला में कमरा ले लेंगे रात भर के लिए। बहन खामोश हो गई, क्योंकि विभा की बात से सहमत होने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। कथावाचक राम नाम के उच्चारण के साथ खड़े हो गए थे। सभाजन भी राम नाम के उच्चारण करते हुए खड़े हो गए। तभी छोटे मामा जी आए। उन्होंने उसको और बहन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। बेटा बहुत बारिश है और ठंड भी है, इस हालात में अपनी सबकी वापसी ठीक नहीं है। मैंने इस सभागार वाले से बात कर ली है, ऊपर 5 कमरे हैं, बिस्तरों की व्यवस्था भी बढ़िया है। हम रात में यहीं रुक जाते हैं, तुम लोग भी अपने अपने घरों में फ़ोन करके बता दो। सही कह रहे हैं मामा जी, और वैसे भी शारदा मासी के घर हम रात को तो रुक नहीं सकते रीति रिवाज के हिसाब से। बहन ने मामा जी की बात का समर्थन किया। अरे बच्चा, रीति रिवाज भी देखे जाएं, पर इतने जने रुकें तो कैसे, उनके यहाँ जगह ही कहाँ है। वो तो हमारी बहन थी जो इतने साल गुजार गई बेचारी, वरना ये जगदीश राय धेले का बंदा नहीं है, ऊपर से औलादें उससे भी बढ़ के। मामा जी को आज अपनी बहन की सारी खूबियाँ नजर आ गई थी, पर वो भी उस वक्त जब वो अपने भाई के मुंह से ये सब सुन ही नहीं पा रहे। अब छोड़ो इन सब बातों को देवर जी, जो बीत गई सो बात गई, सब ने अपना कर्या चुकाना है। बड़ी मामी ने जैसे मासी को भूतकाल करार दे दिया था, पर हकीकत भी तो यही थी शायद। सबसे मिलते, संवेदना और विदा लेते देते 15-20 मिनट के बाद हम बहनें, दोनों मामा मामियाँ, मासी, उनके बेटा बेटी ऊपर आ गए थे। छोटे मामा ने सभागार के बड़े हाल में सबको इकट्ठा रुकने की व्यवस्था करवा दी थी। नीचे से चाय और प्रसाद भी सभागार के सहयोगी लड़के ऊपर ही दे गए थे।
जगदीश मौसा जी और उनके बेटे भी विदा लेकर चले गए। अपनों के साथ इतने सालों बाद इकट्ठा होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर जाने क्यों मासी की कमी खल रही थी। उन्हें भी तो अपनों का साथ यूं बहुत भाता था ना। कितनी रौनकें लगाती थी शारदा मासी, हंसा हंसा कर अपने और दूसरे के तनाव को उड़न छू कर देती थी। काश हम सारे मासी के जीते जी यूं इकट्ठा होते तो वो भी हमारे साथ होती। ये काश भी ना। विभा, क्या बात है, क्या सोच रही हो बेटा? छोटी मामी ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। कुछ नहीं मामी, शारदा मासी के बारे में और ज़िंदगी के बारे में ही सोच रही थी। अगर हम मासी के जीते जी यूं इकट्ठा होते तो क्या होता? वैसे भी तो वो मुझसे फ़ोन पर कह ही रही थी कि उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें करनी है। काश मैं उस वक्त ही आ जाती तो मेरे मन में ये मलाल ना रहता। विभा ने नम आंखों को हाथों से पोंछ लिया था। छोटी मामी का हाथ विभा के सिर पर आ गया। ये काश, ये मलाल लफ्ज़ ही ऐसे हैं विभा, जो चंद लम्हे सबको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। वरना आजकल की भागती हुई ज़िंदगी में तो रुकने की फुर्सत किसी के पास भी नहीं है बच्चा। आज ये काश, ये मलाल शारदा के लिए है, कल मेरे लिए, परसों किसी और के लिए। यही जीवन चक्र है मेरा, मतलब दिस इज़ द लाइफ डियर। चलो चाय के साथ ये बिस्किट पी लो। मैं तेरे मामा जी को बोलती हूँ इन लोगों की मदद से रात के खाने का आर्डर का प्रबंध करवा लें। विभा के गालों को सहलाती हुई मामी आगे बढ़ गई। विभा भी चाय का कप उठाए बड़ी मामी और मासी की तरफ बढ़ गई। वो लोग किसी बात पर हंस रहे थे। विभा ने भी चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ। तो ये थी मेरी कहानी दिस इज़ द लाइफ एंड दिस इज़ द लाइफ। उम्मीद करूँगी आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर नए भी आई हो तो भी प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आगे आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।